हेलो प्यारे बच्चों, रीनीट की तैयारी आपकी अच्छे से चल रही होगी। और इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितनी भी आपके पास एनर्जी है रीनीट के लिए लगा दीजिए। हेल्दी खाइए, सोइए, जितनी नींद ज़रूरी है उतनी नींद लीजिए और बाकी का सारा समय रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाइए। तो प्यारे बच्चों, आज मैं जो क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अच्छे से क्वेश्चंस किया होगा और बहुत कुछ इस क्वेश्चन से आपने सीखा भी होगा। चलिए प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन है द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप हमारे सामने कार्बोक्सिलिक एसिड भी है एंड एस्टर भी है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और वो रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो यहाँ पर हम स्पेशल सफिक्स का प्रयोग करेंगे, 1 नंबर हम यहाँ पर देंगे। अब प्रश्न ये आता है, ये भी एस्टर, ये भी एस्टर, लेकिन देखा जाए तो जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा अलग अलग है। अगर आप चेक करेंगे, एस्टर की बात करें तो हमने आपके सामने लिखा RCOOR डैश, मान लीजिए ये लिखा एस्टर। यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एस्टर एज ए सब्स्टिट्यूएंट, एज ए प्रीफिक्स। तो प्यारे बच्चों, इधर भी कार्बन का पार्ट है, इधर का भी कार्बन का पार्ट है। तो ये देखा जाए तो पीसीसी से, प्रिंसिपल कार्बन चेन से दोनों तरफ से ये कनेक्ट हो सकता है। अगर वह इस वाले पार्ट से कनेक्ट होता है पीसीसी से, तो इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी कार्बोनाइल ग्रुप से पड़ेगी और आपको इस तरह का चीज नजर आएगा। अगर इसकी कनेक्टिविटी आपकी इधर से होती है पीसीसी में, तो आप देख सकते हैं कि उसकी कनेक्टिविटी जो स्टार्ट होगी वो ऑक्सीजन वाले पार्ट से स्टार्ट होगी, इस ऑक्सीजन वाले पार्ट से स्टार्ट होगी और इस कनेक्टिविटी के आधार पर इसका नाम अलग अलग हो जाता है। तो याद रखें, अगर मान लीजिए ये पीसीसी से कार्बोनाइल वाला पार्ट कनेक्टेड है तो इसको हम 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं। इस वाले पार्ट को हम बोल देते हैं ए वाला पार्ट और इस वाले पार्ट को बोल देते हैं हम बी वाला पार्ट। और जब सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग देंगे तो पहले बी का नाम लिखेंगे, फिर ए का नाम लिखेंगे। बी वाला पार्ट कहलाता है, एल्क में डाला है ऑक्सी, नाम हो गया एल्कोक्सी, और ये हो गया कार्बोनाइल, तो इसका नाम हो गया एल्कोक्सी कार्बोनाइल। अगर हम नीचे वाले पोर्शन को देखते हैं तो जो बगल में है, पीसीसी के जस्ट बगल वाला है, उसे हम बोलेंगे ए, इस पोर्शन को बोलेंगे बी और लिखेंगे पहले बी देन ए। और इस वाले को बोला जाता है RCO को एल्केनोइल, ये हो गया एल्केनोइल, ये है ऑक्सी, नाम हो जाता है एल्केनोइल ऑक्सी। तो आपको दोनों का नाम लिखना आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपने देखा कि यहां कनेक्टिविटी किससे है? ऑक्सीजन से है, और यहां कनेक्टिविटी किससे है? कार्बोनाइल ग्रुप से है। तो सिंपल हम वही करेंगे, इस वाले पार्ट को बोलेंगे हम ए, इस वाले पार्ट को बोलेंगे हम बी, तो ये नाम हो जाएगा मिथॉक्सी कार्बोनाइल। इधर वाले को बोलेंगे मिथॉक्सी कार्बोनाइल, इसको बोलेंगे हम लोग ए और इसको बोलेंगे हम लोग बी। 2 कार्बन का है, 2 एल्केनोइल बोलते थे, यहां हो जाएगा इथेनोइल, फिर ऑक्सी, नाम हो जाएगा इथेनोइल ऑक्सी। पहले बी का नाम देन ए का नाम। तो दोनों के नाम अलग अलग आ रहे हैं, एक तरफ आ रहा है मिथॉक्सी कार्बोनाइल और एक की तरफ आ रहा है इथेनोइल ऑक्सी। तो अब क्या करोगे? अल्फाबेटिकली चलना पड़ेगा, और अल्फाबेटिकली चलोगे तो आप देख सकते हैं आपको नाम कैसे आएगा। प्यारे बच्चों, इधर ध्यान से सुनना, इधर क्या बोला आपने? दिस इज द मिथॉक्सी कार्बोनाइल, दिस इज द इथेनोइल ऑक्सी। पहले ई आएगा तो नंबरिंग हम 2, 3, 4, 5 एंड 6। हमने अल्फाबेटिकली क्यों चले? बिकॉज आप इधर से नंबर करो तो 1 2 3 4 5, इधर से नंबर करो तो 1 2 3 4 5। सिमेट्रिकल पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तब हमें किधर जाना पड़ेगा? अल्फाबेटिकल जाना पड़ेगा। तो अब आपके सामने अल्फाबेटिकली बोला जाए तो 3 पर आ गया है आपके सामने इथेनोइल ऑक्सी एंड 5 पर आ गया है मिथॉक्सी कार्बोनाइल। तो 3 पर इथेनोइल ऑक्सी, 5 पर मिथॉक्सी कार्बोनाइल, और ये साइक्लोहेक्सेन, और इसका स्पेशल सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपका आंसर हो जाएगा 2। इस तरह का क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है। प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following match is incorrect? प्यारे बच्चों, ये जो पोर्शन दे रखा है ये हमारे हाइड्रोकार्बन के NCERT में दे रखा है और ये पैराग्राफ दे रखा है। मैंने इस क्वेश्चंस को फ्रेम किया ताकि आप तक पहुंचा सकूं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी वो डेटा वाले क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। हो सकता है कल ये डेटा आपसे पूछ लिया जाए, कुछ तो आप बना लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे डेटा है जो आप बना नहीं सकते। कभी कभी टेम्परेचर उसने पूछा है, इस तरह से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। आपके एनसीईआरटी में जो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है
कि मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है और उसने बोला है किसका, स्ट्रक्चरल आइसोमर आप बताइए। तो देखा जाए C5H12 की अगर हम आपसे बात करते हैं तो प्यारे बच्चों C5H12 अगर आप निकालोगे तो इसका DU है वो 0 आएगा, मतलब ये एल्केन है। और जब हम इसके आइसोमर बनाते हैं प्यारे बच्चों तो 1 2 3 4 5, मैं हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा हूं, DU 0 है मतलब ये एल्केन है। एक ये बनेगा जिससे बनेगा दिस इज कॉल्ड नॉर्मल पेंटेन। दूसरा आपके सामने 1 2 3 4 और 5, इससे बनेगा आपके सामने दिस इज द आइसोपेंटेन। एंड आपके सामने 1 2 3 4 और 5, यहां पर आपके सामने बनेगा दिस इज द नियोपेंटेन। यानी देखा जाए तो इससे 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर बन रहे हैं, एकदम सही है। अब C6H14 को देखो, C6H14 भी एक एल्केन है, DU क्या है इसका 0 है, NCERT में एग्जाम्पल है आपके सामने दे रखा है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। तो पहले इन्होंने क्या करा है आपके सामने बना, आप इसको जरूर देखना, इसके आईपैक नेम भी देखना कि जो PCC है वो 6 कार्बन की बनाई, 6 कार्बन की PCC से आपके सामने बन गया नॉर्मल हेक्सेन। इसके बाद इन्होंने लिया है PCC 5 कार्बन, PCC 5 कार्बन से आपके सामने बन गया 2 मिथाइल पेंटेन एंड 3 मिथाइल पेंटेन, ये 5 कार्बन की PCC से बन गया। नाउ आप देख सकते हैं अगर 4 कार्बन का प्रिंसिपल कार्बन चेन है, 4 कार्बन का प्रिंसिपल कार्बन चेन है तो उससे आपके 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, दैट इज 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन एंड 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। बस इतने ही स्ट्रक्चर्स बनेंगे, आप इनको बनाकर देखना। तो देखा जाए अगर काउंट करोगे तो आपके सामने 1 2 3 4 एंड 5, एंड आप देख सकते हैं ये 5 है, ये भी सही है, ये एनसीईआरटी में दिया है। लेकिन अगला वाला C7H16 जो आया है आपके सामने, ये आपके जेई मेंस का भी है आपके सामने। आप इसको देखिए, आप इसको देखना कि किस तरीके से बनाया गया है। पहले आप क्या करना, PCC 7 की बनाना, फिर एक कम करना, उसके वेरिएशंस देखना, कहां कहां डिफरेंट पोजीशन ऑफ एल्काइल लगा सकते हैं, PCC कम करते जाना और इसको एक बार आप ड्रॉ करना तो आप देखेंगे कि आपको 9 स्ट्रक्चर्स बनते हैं। आप इसको एक बार देख भी सकते हैं और इसको आप ट्राई भी करना। मैंने इसलिए बना कर ले आया ताकि आप घर पे ट्राई करना चाहो तो एक बार कर सकते हो। ये जेई मेंस 2024 में आ चुका है, ये भी मैच सही है। अब आया C10H22, इसको बनाना नहीं है, इसको बनाना नहीं है, तो ये मैंने कहां से उठाया, इस पैराग्राफ से उठाया है। क्या लिखा है प्यारे बच्चों, ध्यान सुनना। C6H14 हैज गॉट 5 आइसोमर्स एंड C7H16 हैज 9, और ये 9 वाला कहां आ गया, जेई मेंस में आया है, जेई मेंस में आया है, पूछ तो लिया गया है ना। एज मेनी एज 75 आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C10H22, तो यहां 75 होगा जहां लिखा है 35। तो प्यारे बच्चों ये जो मैच है आपका इनकरेक्ट है, तो आंसर आपका हो जाएगा 4। आपके नजरों के सामने से जाएगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन वो पूछने की कोशिश करेंगे तो आप कम से कम टिक तो कर दोगे, इसलिए इस क्वेश्चन को लाना बहुत जरूरी था प्यारे बच्चे। एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी से बाहर एकदम नहीं है, आपके सामने प्रूफ लेकर आया हूं पैराग्राफ का। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एकदम एनसीईआरटी से लिया गया है, लाइन बाय लाइन। आप देखिए उसने पूछा है कि बताइए with respect to the conformation of ethane the number of correct statement from the following। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? तो पहला क्वेश्चन है कि बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ चेंज। आप ईमानदारी से बताइए क्या इसमें बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ दोनों चेंज होता है? नहीं साहब, क्योंकि जो कन्फर्मेशंस होते हैं प्यारे बच्चों, कन्फर्मेशंस में डाइहेड्रल एंगल चेंज होता है, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होता है। अगर आप बात करते हैं इथेन के कन्फर्मेशंस की बात करें, डाइहेड्रल एंगल क्या होता है? द एंगल बिटवीन 2 प्लेन। आप ध्यान सुनना, ये प्लेन फ्रंट प्लेन, ये बैक प्लेन, दिस इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल। हम इसको देख सकते हैं, ये चेंज हो रहा है। अभी डाइहेड्रल एंगल कितना है? 0। मान लो 60 डिग्री से रोटेट कर दिया, डाइहेड्रल एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। लेकिन प्यारे बच्चों ड्यूरिंग कन्फर्मेशंस की अगर हम बात करें तो इसके बीच का जो ये आपके सामने बॉन्ड लेंथ है और बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल क्या है? एक ही एटम के बीच में 2 बॉन्ड के बीच का एंगल। ये कितना भी घुमा लो, इसके बीच के बॉन्ड एंगल को आप चेंज नहीं कर सकते। इसको पूरा एक्सप्लेन किया गया है क्लास में, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होता है, और अगर आप इसको घुमाते हैं तो प्यारे बच्चों उसमें परसेंटेज ओवरलैप में कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए उसमें बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं आता है। तो देखा जाए तो कन्फर्मेशंस के दौरान बॉन्ड एंगल
एंड बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होता, केवल चेंज क्या होता है, डाइहेड्रल एंगल चेंज होता है। तो उसने बोला कि करेक्ट स्टेटमेंट की बात करी जा रही है कि which with respect to the conformation of ethane the number of correct statement। तो प्यारे बच्चों देखा जाए पहला स्टेटमेंट बोल रहा है बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ चेंज, तो प्यारे बच्चों ये गलत है। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ द इथेन इज ओवरकम थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं एक्सट्रीम फॉर्म की बात करते हैं तो इसका जो एक्सट्रीम फॉर्म होता है वो इक्लिप्स फॉर्म होता है और स्टैगर्ड फॉर्म होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम यहां पर बना हुआ है, किसका, इथेन का। यहां पर देखेंगे तो जहां पर एनर्जी ज्यादा है ये फॉर्म कौन सा फॉर्म है, दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज इक्लिप्स फॉर्म। ये आपके सामने है इक्लिप्स फॉर्म प्यारे बच्चों, ये आपके सामने है स्टैगर्ड, ये है आपके सामने इक्लिप्स, ये है स्टैगर्ड, ये है आपके सामने इक्लिप्स, ये है स्टैगर्ड और ये है आपके सामने इक्लिप्स। और इसके बीच में जो फॉर्म आता है उसे बोलते हैं हम लोग स्क्यू फॉर्म, जो कि इनफाइनाइट होते हैं, स्क्यू फॉर्म। एंड प्यारे बच्चों ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है ये होता है 12.5 किलो जूल पर मोल। लेकिन प्रश्न ये आता है कि जब ये स्टैगर्ड फॉर्म स्टेबल है तो ये फिर इक्लिप्स फॉर्म में फिर क्यों गया, उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी इथेन के लिए, 12.5 किलो जूल पर मोल। ये 12.5 किलो जूल पर मोल आएगी कहां से, ये स्टैगर्ड फॉर्म है, ये आपके सामने स्टैगर्ड फॉर्म है, ये स्टेबल है, इसको हमें फिर से किस में ले जाना है, इक्लिप्स में। भाई इक्लिप्स में क्यों जाएगा, वो एनर्जी दोगे तभी तो इक्लिप्स में जाएगा। लेकिन रूम टेम्परेचर पर वह एनर्जी अवेलेबल हो जाती है, बिकॉज रूम टेम्परेचर पर जो इसको थर्मल या काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन से इसको प्राप्त हो जाती है। इसलिए प्रैक्टिकली पर्पज के लिए हम बोल देते हैं कि इसमें क्या पाया जा रहा है, फ्री रोटेशन पाया जा रहा है। अब स्टेटमेंट देखो, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इथेन इज ओवरकम थ्रू द इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन। एकदम सही बात है, ये एनर्जी मिल जाता है। द टू एक्सट्रीम कन्फर्मेशन ऑफ इथेन आर इक्लिप्स कन्फर्मेशन एंड स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। जो एक्सट्रीम कन्फर्मेशन हैं, एक जो सबसे कम स्टेबल है, एक जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसके बीच में ध्यान सुनना, इन्हीं को क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज ए एक्सट्रीम कन्फर्मेशन। तो कल पूछ सकता है कि नेम द एक्सट्रीम कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, तो इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड, यानी ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। एंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम कन्फर्मेशन यानी इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 12.5 किलो जूल पर मोल इन इथेन। अगर आप एल्केन बदल दोगे तो ये वैल्यू बदल जाती है, और इन जनरल 1 से 20 किलो जूल पर मोल तक वह वेरी करती है। तो प्यारे बच्चों ध्यान समझना, तो इथेन के लिए अगर हम बात करें तो ये वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 12.5 किलो जूल पर मोल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना, पहले भी पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। तो ये आपके पूरी की पूरी लाइन जो है उठाई गई है कंफर्मेशन हाइड्रोकार्बन चैप्टर से। ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान से समझना। तो कहने का मतलब है स्टेटमेंट इसमें कितने सही हैं, तो आंसर है 3 स्टेटमेंट सही हैं। अब 3 में ये 3 मत टिक कर देना, मैं बार बार बोलता हूं 3 में 3 आंसर टिक करना है। ये आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज द 4, दिस इज द 4। चलिए साहब, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपके IUPSC से एक एक क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है, गिवन पेज नंबर हाइड्रोकार्बन चैप्टर से सेलेक्ट किया गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। इसमें जो भी IPSC नेम दिए हैं वो सही हैं, क्या आप बता सकते हो कौन से सही हैं? तो आइए पहले से ध्यान से सुनते हैं। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करना। अगर हम बात करते हैं PCC, पहले आपने PCC सेलेक्ट कर ली होगी। अब ये टाइम नहीं कि हम आपको सिखाएं कि PCC कैसे सेलेक्ट करना है, बिकॉज आप रीनीट की तैयारी कर रहे हो। तो अगर आपने इसकी PCC सेलेक्ट करी है तो आपकी ये PCC बनकर आई होगी, ये PCC बनकर आई होगी। एकदम आपने ध्यान समझना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कार्बन की आपकी PCC बन के आई है। अब नंबरिंग आपको करनी है, तो कैसे करोगे? अगर आप इधर से जाते हो तो 1 2 3 4 5 6, पहला सब्स्टिट्यूएंट 6 नंबर पे आता है, और इधर जाते हो तो 1 2 3 4 4 नंबर पे आता है। तो आपका नंबरिंग चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये नंबरिंग आपने करी। तो अब आइए देखते हैं इसका नाम कैसे लिखते हैं। तो आप देखेंगे 4 पर है आपके सामने आइसोप्रोपाइल, 4 पर है आइसोप्रोपाइल एंड 5 पर है सेकेंडरी ब्यूटाइल।
4 पर आइसोप्रोपाइल एंड 5 पर आपके सामने है सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो प्यारे बच्चों सेकेंडरी ब्यूटाइल का हम बी कंसीडर करते हैं अल्फाबेटिकली, ठीक है ना। सेकेंडरी डाई टर्सरी एटसेट्रा आ जाए, सेकेंडरी आ जाए, उनको अल्फाबेटिकली हम एज ए सिंपल सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर नहीं करते। ध्यान सुनना, और आइसोप्रोपाइल का आई कंसीडर करेंगे अल्फाबेटिकली। तो पहले क्या आया 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल 4 आइसोप्रोपाइल डेकेन। एकदम सही है, एकदम सही है। चलिए साहब दूसरे में ध्यान देते हैं। अगर हम यहां पर पीसीसी सेलेक्ट करें तो यहां से देखिए, इस जंक्शन से देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी इधर वाला लाइन तो हमें कंसीडर करना है। अब यहां से देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, दोनों कार्बन यहां पर सेम नजर आ रहे हैं। तो अब देखना है किसके पास सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। यहां जाओगे तो इसके पास एक सब्स्टिट्यूएंट, इधर जाओगे तो इसके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट, यानी इससे क्लियर हो गया कि हमारा जो पीसीसी बनने वाला है वो यही बनने वाला है। ये पीसीसी क्लियर हो गया। अब सुनो ध्यान से, अब नंबरिंग किधर से करें, इधर से जाओगे या नीचे से जाओगे? तो नीचे से जाएंगे ताकि 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट हमें सबसे पहले तीसरे नंबर पर मिल जा रहा है। तो ये आपके सामने है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6 7 8 9 और 10। अब ये जो आपके सामने बच गया है ये है सब्स्टिट्यूएंट, ये है सब्स्टिट्यूएंट। अब इस सब्स्टिट्यूएंट को ध्यान से देखो, इस सब्स्टिट्यूएंट में भी तुम्हें सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग किधर से देते हैं? जो प्रिंसिपल कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच कार्बन होता है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, या 1 2 3 4 ऊपर भी जा सकते थे, दोनों कार्बन यहां से सेम है। तो अब आपके सामने नाम कैसे लिखोगे? सबसे पहले 5 नंबर 2 पर इथाइल है, 2 पर इथाइल है, 2 इथाइल, और ये 4 कार्बन का है, इसे है ब्यूटाइल। तो हो गया 5 2 इथाइल ब्यूटाइल। 3 डाई मिथाइल, 10 कार्बन का एल्केन है। तो क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड एज ए डेकेन। ये भी एकदम आपके सामने सही है, ये भी एकदम आपके सामने सही है। चलिए साहब अगले में ध्यान दें। यहां से देखें, अगर हम यहां से चेक करते हैं, इधर 1 2 3 4, इधर देखें प्यारे बच्चों 1 2 3 4, और नीचे देखें तो 1 2 3, यानी हमारा पीसीसी यही बनने वाला है, लंबी चेन यही बनने वाली, क्योंकि इधर कार्बन ज्यादा और ये भी कार्बन ऐड होगा बीच वाला जिसको मैंने सर्कल किया है। तो अब यहां पे अगर आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग करोगे कैसे करोगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, किधर से भी कर सकते हैं। मैंने किया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 कार्बन की पीसीसी हो गई। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो नीचे सब्स्टिट्यूएंट है इसको ध्यान दें, इस सब्स्टिट्यूएंट से भी सब्स्टिट्यूएंट निकला हुआ है, इसको नंबरिंग दें। यहां 1 नंबर किसको दोगे? वह कार्बन जो डायरेक्टली पीसीसी से अटैच होता है। तो ये है 1, ये है 2, ये है 3। 5 नंबर वाले कार्बन से अटैच है सब्स्टिट्यूएंट, तो पहले 5 नंबर लिखेंगे 5, उसके बाद क्या लिखेंगे? वो 2 डाइमिथाइल, और फिर जो आपका सब्स्टिट्यूएंट की चेन है उसमें 3 कार्बन है, तो 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल एंड नोनेन, ये भी आपका सही है। तो आप देख सकते हैं आपने लिख दिया 5, फिर 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल और नोनेन, यही सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, यानी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में गिवन पेज नंबर पर दे रखे हैं, यानी पूरा का पूरा एनसीईआरटी के हम उन कॉर्नर पर जाने की कोशिश करी है जहां पर बच्चा या तो ठीक से पढ़ नहीं पाता है या जल्दी में देखकर आगे निकल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके हाइड्रोकार्बन्स में दे रखे हैं, पूछे जा सकते हैं।